Hi student, how are you? You're most welcome on VT Academy. Myself MJ sir. स्टूडेंट, जैसा कि मालूम है आपको कि मैं अभी आपको डिजीज एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट मींस ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ और ये है आपका 12th क्लास का सीरीज। इस सीरीज में मैंने 3 लेक्चर आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूँ। ये हमारा 4th लेक्चर है और इस 4th लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इम्यूनिटी के ऊपर ही। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे इम्यूनिटी के बारे में बात किया था। 2 तरह का इम्यूनिटी पढ़ा था, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है? वैसा इम्यूनिटी जो बाय बर्थ आया है, वैसा बैरियर मींस इन द फॉर्म ऑफ बैरियर, वैसा बैरियर जो हमारे बर्थ के साथ आया मींस बाय नेचर गिफ्टेड है, ये हमारे बर्थ के साथ मिला हमें ये, इसलिए इसे बोला जाता है इन्नेट इम्यूनिटी। और एक होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी मींस वैसा इम्यूनिटी जो आफ्टर बर्थ डेवलप हुआ हो, किसी डिजीज की वजह से या किसी पैथोजन की वजह से ये बाय आफ्टर बर्थ ये हमारे बॉडी के अंदर डेवलप हुआ हो, इसे बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और इसी एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर हम लोग बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में भी पढ़े थे। तो आते हैं आप 3rd लेक्चर में, और ये 3rd लेक्चर हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे ही है। बट ये क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स है, ये कितने तरह का रिस्पॉन्स शो करता है। तो पहला है क्या? ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमरल एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स। ह्यूमरल बोले ह्यूमरल मेडिएटेड रिस्पॉन्स या ह्यूमरल एंटीबॉडी मीन्स ह्यूमरल बोले या एंटीबॉडी बोले, दोनों बात बराबर है। तो ह्यूमरल मेडिएटेड रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स या एंटीबॉडी इम्यूनिटी, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी ये भी बोल सकते हैं। अब ह्यूमरल वर्ड जब भी आपको दिखे तो आप क्या समझना, ये ह्यूमरल मीन्स होता है लिक्विड। तो वैसा सब्सटेंस जो लिक्विड वाला पोर्शन में डेवलप होता हो मीन्स एंटीबॉडीज होगा, वो कहाँ डेवलप होगा? लिक्विड में डेवलप होगा। अब लिक्विड कौन सा है? लिक्विड क्या है? तो लिक्विड क्या होता है हमारे बॉडी का? तो प्लाज्मा और लिम्फ होता है। मतलब ये समझ में आया आपको? सबसे पहले क्या समझ में आया कि ह्यूमरल मीन्स होता है लिक्विड, और लिक्विड में क्या होता है? एंटीबॉडी। इसलिए एंटीबॉडी को ह्यूमरल एंटीबॉडी भी बोलते हैं या ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं या एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स भी बोलते हैं। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। अब क्या है ये? तो एंटीबॉडी फाउंड इन प्लाज्मा एंड लिम्फ, that antibody found in plasma and lymph are called humoral antibody। या फिर उसे ये जो ह्यूमरल एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स होगा, ये रिस्पॉन्स कौन दिखाएगा? तो वैसा सब्सटेंस जो हमारे लिम्फ में और प्लाज्मा में रहता हो, वो वाला पोर्शन जो होगा वो हमारे बॉडी को एंटीबॉडी रिस्पॉन्स दिखाएगा। मीन्स एंटीबॉडी होता क्या है? तो सबसे पहले एंटीबॉडी समझते हैं। एंटीबॉडी मीन्स होता है एंटी अगेंस्ट, बॉडी मीन्स होता है पार्टिकल्स। तो एंटीबॉडी जो होता है ना, ये क्या होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। बट कौन सा प्रोटीन होता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन नाम का सब्सटेंस होता है। ग्लाइकोप्रोटीन क्या होता है? तो ग्लाइको मीन्स होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज वाला प्रोटीन जो होता है वो होता है ग्लाइकोप्रोटीन। ये एंटीबॉडी ग्लूकोज से बना हुआ प्रोटीन है, ग्लूकोज और प्रोटीन का मिक्सचर है, उसे बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। मीन्स इसे बोला जाता है इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन नाम का एक प्रोटीन है जो क्या देता है हमें? एंटीबॉडी देता है। मीन्स एंटीबॉडी एक्चुअली में है क्या? तो ये इम्यूनोग्लोब्यूलिन है। मीन्स ये एक तरह का प्रोटीन है। ये समझ में आया? अब नेक्स्ट पहले समझ लेते हैं, अब नेक्स्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि एंटीजन क्या होता है। एंटीजन, तो एंटीजन का मतलब ये हुआ, क्योंकि पहले हम एंटीजन को भी समझ सकते थे बट पहले हम आपको एंटीबॉडी समझा दिए, इससे ये पता चला कि एंटीजन उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले इसको समझ लिए तो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट आता है। तो एंटीजन को समझ लेंगे तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दोनों चीज़। जैसे एंटीजन क्या होता है ना, वैसा सब्सटेंस मीन्स एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट और जेन मीन्स होता है लाइफ। अगेंस्ट द लाइफ के अगेंस्ट काम करता हो। मीन्स हम चाहते हैं कि जिंदा रहना और वो हमें
बीमार की तरफ ले जाता हो, हमारे बॉडी को परेशान करता हो, हार्म पहुंचाता हो, दैट पोर्शन इज नोन एज एंटीजन। याद रखना, एंटी मीन्स होता है अगेंस्ट। प्लीज ऐसे तोड़कर पढ़ेंगे तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। और जेन मीन्स होता है लाइफ। तो लाइफ के अगेंस्ट जो काम करता हो वैसा पार्टिकल्स, वैसा सब्सटेंस, वैसा फॉरेन पार्टिकल्स जो हमारे लाइफ के अगेंस्ट में काम करता हो, दैट पोर्शन इज नोन एज एंटीजन। मीन्स अगेंस्ट द लाइफ, अगेंस्ट द लाइफ ये वर्क करता है। दूसरी बात आते हैं, तो ये एंटीजन एक्चुअली में क्या होगा, तो ये होगा आपका फॉरेन पार्टिकल। फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल्स कुछ भी हो सकता है जो हमारे बॉडी के लिए नुकसानदेह हो, मीन्स हार्मफुल हो, वो पोर्शन एंटीजन कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में आप याद रख लेना, क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या के अंदर आपको सारा चीज मिलेगा, जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, जो भी डस्ट पार्टिकल्स कुछ भी हो गया, ये सारा चीज क्या हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स के अंदर भी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, बैक्टीरिया वगैरह जाएगा, फंगस वगैरह जाएगा। नेक्स्ट आता है क्या, तो नेक्स्ट में आएगा आपको टॉक्सिन। टॉक्सिन सिक्रेटेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मीन्स वैसा बैक्टीरिया जो हमारे बॉडी के अंदर एंटर किया, बट वो बैक्टीरिया कुछ भी हमारे बॉडी को नुकसान नहीं दे रहा है, बट इनडायरेक्टली वो टॉक्सिन निकाल रहा है, जो ये टॉक्सिन हमारे बॉडी के लिए, मीन्स हमारे बॉडी के लाइफ के लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो जा रहा है, इसलिए इसे बोला जाता है एंटीजन। तो एंटीजन फॉरेन पार्टिकल्स हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड टॉक्सिन्स। ये आपका क्लियर हो गया। अब आते हैं क्या, कि ये एंटीबॉडी या एंटीजन, एंटीबॉडी तो हमारे बॉडी के अंदर चला गया, अब ये हमारे बॉडी के अंदर गया, मीन्स फॉरेन पार्टिकल्स के फॉर्म में, तो हमारे सेल का, हमारे बॉडी का ये एक अपना खुद का मैकेनिज्म है, जो वो अपने खुद के बॉडी को और एनवायरनमेंट के बॉडी के सब्सटेंस को पहचानता है। वो क्या करेगा, समझ जाएगा कि ये फॉरेन पार्टिकल्स है, अब इसे दूर भगाओ, इसे बाहर निकालो, तो वो क्या करेगा, एक अपना रिस्पॉन्स दिखाएगा। इसे बोलते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स, मीन्स एंटीबॉडी का जुड़ा हुआ रिस्पॉन्स दिखाएगा, जो चाहेगा कि इस एंटीजन को अपने बॉडी से बाहर की तरफ फेंक दे, तो उसे बोलते हैं। अब ये किस जरिए से फेंकेगा, तो उस एंटीजन को वो किल कर देगा, या फिर उसे डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर उसे इनएक्टिव कर देगा। उसके बाद फिर अपना वो रोल प्ले करेगा, उसी पोर्शन को, मीन्स जो हमारे बॉडी को हिफाजत दे रहा है, उसे बोलेंगे एंटीबॉडी। और यही मैकेनिज्म को मिलाकर बोलते हैं इम्यूनिटी। ठीक है, तो अब आते हैं एंटीबॉडी फाउंड इन प्लाज्मा एंड लिम्फ। ये एंटीबॉडी कहाँ पाया जाएगा, तो एंटीबॉडी पाया जाएगा आपके प्लाज्मा में। प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा को समझने के लिए सबसे पहले आप लिखिए क्या, ब्लड। एक्चुअली में ये क्या है, ब्लड ही है। ब्लड का कौन सा पोर्शन है, तो समझिए, ब्लड जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला ब्लड सेल, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, ब्लड सेल। और नेक्स्ट क्या होता है, तो ये ब्लड सेल जो होगा वो एक पार्टिकल्स के फॉर्म में होगा। तो ये ब्लड सेल को मूव करने के लिए, ब्लड सेल्स को स्कैटर्ड करने के लिए, ब्लड सेल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने के लिए एक मेडिएटर का जरूरत होता है, एक मीडियम का जरूरत होता है। दैट मीडियम इज नोन एज प्लाज्मा। और ये प्लाज्मा क्या है, लिक्विड है, क्योंकि कोई भी चीज़, ये क्रिस्टल अगर है, ये पार्टिकल्स है ब्लड सेल, तो इसको मूव करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एक लिक्विड चीज़ का जरूरत पड़ेगा। वही लिक्विड का कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। तो प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। तो प्लाज्मा, ये तो क्लियर हो गया आपको, प्लाज्मा क्या है, तो लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा, जिसके अंदर ब्लड सेल होता है, उसी के अंदर हमको एंटीबॉडी मिलेगा। पहला चीज, एंटीबॉडी कहाँ मिलेगा, तो प्लाज्मा के अंदर, मीन्स इनडायरेक्टली ब्लड के अंदर मिलेगा एंटीबॉडी। ठीक है, क्योंकि ब्लड जो होता है वो एक्चुअली में प्लाज्मा और ब्लड सेल दोनों से मिलकर बनता है। तो ब्लड सेल के अंदर तो आ जाता है क्या, आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आ जाता है, बट इस प्लाज्मा के अंदर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड पोर्शन आता है। इसलिए इस आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के अंदर तो नहीं जाएगा एंटीबॉडी, ये जाएगा तो कहाँ जाएगा, प्लाज्मा के अंदर जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी का भी कुछ अपना एक स्ट्रक्चर होता है जिससे ट्रेवल करना होता है। तो वो ट्रेवल करेगा तो किससे करेगा, तो प्लाज्मा के थ्रू ट्रेवल करेगा। अब आते हैं लिम्फ।
तो ये एक्चुअली में लिम्फ होता क्या है, तो लिम्फ जो होता है ना, ये लिम्फ है आपका क्या, इसे डायरेक्ट आप लिख दीजिए टिश्यू फ्लूइड। ये लिम्फ क्या है ना, टिश्यू फ्लूइड है। मींस ये समझिए आप कि टिश्यू भी एक अपना फ्लूइड निकालता है जो क्या करता हो, ब्लड से और अपने टिश्यू से, मींस ब्लड से और खुद के सेल से कम्युनिकेट कर सके। इसे प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे कि ये सपोज करते हैं हमारा टिश्यू है और ये हमारा एक ब्लड का पोर्शन है, इसमें दोनों कम्युनिकेट कर सके, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी है और इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। ये क्या करेगा, दोनों एक दूसरे में कम्युनिकेट करना चाहेगा, तो कम्युनिकेट करने का मीडिएटर कौन है, यहाँ पे ये आ जाएगा आपका क्या, लिम्फ। लिम्फ है, ये मीडिएटर का काम करता है, तो लिम्फ उसे ही बोला जाता है, क्या बोलते हैं इसे, टिश्यू फ्लूइड। और ये सभी एक दूसरे में आपस में मिल जाते हैं ब्लड वेसल में, मींस ब्लड वेन में मिल जाएगा और वेन में मिलने के बाद फिर से वो हार्ट में आएगा और हार्ट में आने के बाद फिर से पंप होगा और फिर से हमारे पूरे बॉडी में पहुंचेगा और फिर से वो हार्ट के अंदर आएगा। तो एक्चुअली में इसका अलग एक मैकेनिज्म है, इसका अलग एक वेसल होता है, इसका अलग नस होता है, मींस जिसे बोलते हैं लिम्फ वेसल। बट इसके लिए कोई ऑर्गन नहीं है पंप करने के लिए, इसका ऑर्गन क्या है, ब्लड वाला ही ऑर्गन है, मींस हार्ट ही है जो इसे पंप करेगा, इसके लिए अलग ऑर्गन नहीं, बट वेसल अलग है इसका। इसका जंक्शन बना हुआ है कि कहाँ पे जाकर रुकेगा और उसके बाद इनडायरेक्टली फाइनली वो आकर हमारे हार्ट के अंदर आएगा, फिर पंप होगा और फिर इसी के जरिए, वेन के जरिए ही जाएगा और जाने के बाद फिर वो टिश्यू से मिलेगा और फिर टिश्यू का सिक्रेशन मिलेगा और वे फर्दर काम अपना करेगा। अब आते हैं, तो ये स्ट्रक्चर है किसका, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में आपको इसे बोला जाता है H2L2, मींस टू हेवी चेन। टू हेवी चेन, तो एक हेवी चेन ये हो गया और एक हेवी चेन ये हो गया, दो हेवी चेन मिलेगा। और लाइट चेन, L मींस लाइट चेन, दो लाइट चेन आपको मिलेगा, एक लाइट चेन ये और एक लाइट चेन ये, दो लाइट चेन मिलेगा। ये क्या होता है, ये सब एक दूसरे से सल्फाइड बॉन्ड से बना हुआ है। सल्फाइड बॉन्ड से ये जुड़ा हुआ होता है, जिसे बोलते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड। ये डाई सल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, जितना बड़ा, सपोज करते हैं एंटीजन ज़्यादा बड़ा है, बैक्टीरिया ज़्यादा बड़ा है, तो ये अपने आप में एक फिक्स का काम करता है, एक दूसरे में फिक्सेशन का काम करता है। जैसे ये यहाँ से और भी बड़ा हो जाएगा और अपने एंटीबॉडी को अंदर ले लेगा, फिर छोटा हो जाएगा, फिर बड़ा हो जाएगा। ये सपोज कीजिए कि ये एक क्या कंट्रोल का काम करता है, सल्फाइड बॉन्ड। फिर यहाँ पे क्या, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। जो भी एंटीजन अगर सेंसिटिव पता चल गया कि ये एंटीजन आया है हमारे बॉडी के अंदर, तो वो क्या करेगा, एक अपना एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीबॉडी बनाने के बाद अपने एंटीजन को इसके अंदर ले लेगा और एंटीजन को इसके अंदर लेने के बाद ये प्रोटीन का बना हुआ है, उसके स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर आते हैं तो लाइट चेन, और ये क्या है, वेरिएबल रीजन, और ये क्या है, कांस्टेंट रीजन। वी स्टैंड फॉर वेरिएबल रीजन एंड ये कांस्टेंट रीजन, मींस ये वाला रीजन जो होता है वो चेंजेस होता रहता है, बट ये वाला रीजन जो होगा कांस्टेंट रीजन, कभी चेंजेस नहीं होगा, ये हमेशा एक जैसा ही बना रहेगा। इसलिए क्योंकि यहाँ से जो है ये आपको एंटीजन को बाइंड करना है ना, तो एंटीजन जितना बड़ा होगा उतना बड़ा वो बाइंड करेगा, ऐसे फैलेगा, फिर कम रहेगा तो और कम हो जाएगा। यहाँ से ये वेरिएबल और कांस्टेंट होगा, बट ये यहाँ से कांस्टेंट ही रहेगा, ये वेरिएबल होता रहेगा, फैलता रहेगा, अपने आप को चेंजेस करेगा। ओके, अब ये वाले पोर्शन को आपको समझ में आ गया, लाइट चेन क्या होता है, हैवी चेन क्या होता है, वेरिएबल रीजन क्या होता है, कांस्टेंट रीजन क्या होता है। इस चीज़ को समझ गए आप तो और भी ज़्यादा एंटीबॉडी के अंदर कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपके लेवल पे ज़्यादा इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं करना है। इसलिए क्योंकि हमें नीट प्रिपेयर करना है, नीट का एग्जाम देना है और नीट अच्छे लेवल पे क्रैक करना है, इसलिए बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बेसिक नॉलेज को लेते रहना है। बेसिक नॉलेज के बगैर हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब आते हैं तो नेक्स्ट क्या हमारा, सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स। सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स को सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी भी बोला जाता है। एक्चुअली में ये क्या हुआ, तो अब आया फ्लूइड से, लिक्विड से सेल की तरफ चले हम लोग, मींस लिक्विड से सॉलिड की तरफ चले, सॉलिड मींस सेल। तो अब यहाँ पे आते हैं तो टी लिम्फोसाइट मींस टी सेल, सॉरी टी लिम्फोसाइट, टी सेल मेडिएट CMI, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। एक होता है क्या, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये क्या कहलाता है, AMI,
एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, और ये क्या कहलाता है, टी लिम्फोसाइट, टी सेल। टी लिम्फोसाइट एक्चुअली में क्या है, तो टी लिम्फोसाइट थाइमस सेल होता है। टी लिम्फोसाइट को समझना है आपको, तो टी लिम्फोसाइट रहे या बी लिम्फोसाइट रहे, ये सभी आपस में कहाँ बनते हैं, तो बोन मैरो के अंदर ही बनता है। जैसे यहाँ पे टी लिम्फोसाइट, ये समझो आप, टी लिम्फोसाइट मतलब टी सेल प्लस बी सेल, ये सब कहाँ बनेगा, तो ये बनेगा आपको बोन मैरो के अंदर। और बोन मैरो के अंदर बनने के बाद ये डिफरेंशिएट होता है आपस में। डिफरेंशिएट होगा तो ये अपना इसका अलग अलग रीजन होता है कि कहाँ पे जाएगा डिफरेंशिएट होने के बाद। पहले आप ये समझिए कि टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट ये सभी बनता है बोन मैरो के अंदर, क्योंकि बोन मैरो एक्चुअली में क्या है, लिक्विड पोर्शन को जनरेट करता है, बनाता है। अगर टी लिम्फोसाइट के बारे में और भी कुछ ज़्यादा जानना है तो आपको टी लिम्फोसाइट के बारे में जानना है, तो ये पेयर्स पैचेस के अंदर बनता है। पेयर्स पैचेस जो होता है ना, जैसे जिसे बोला जाता है टॉन्सिल, ये टॉन्सिल वहाँ पे स्टोर होता है और वहीं पर जाकर बनता है। और भी अगर आपको क्लियर कट कर दूं तो ये टी लिम्फोसाइट आपको थाइमस ग्लैंड होता है यहाँ पे ये मैन्युफैक्चर होता है, और यहीं पे ये डिफरेंशिएट होता है, और डिफरेंशिएट होने के बाद दूसरे जगह पे ट्रेवल कर जाता है। तो एक्चुअली में बनाता कौन है, तो बोन मैरो बनाता है। मगर जो भी आपको रीजन बताया गया है, पेयर्स पैचेस, थाइमस ग्लैंड, थाइमस, तो ये सब रीजन क्या है, इसे डिफरेंशिएट करने का, इसे बड़ा करने का, इसे तैयार करने का रीजन है। मगर एक्चुअली में बनेगा कहाँ, तो ये बनेगा बोन मैरो के अंदर ही बनेगा, मीन्स टी लिम्फोसाइट के अंदर। टी लिम्फोसाइट क्या होता है, तो वो टी लिम्फोसाइट या बी लिम्फोसाइट, वो सब क्या है, लिम्फोसाइट मीन्स सेल को बनाने वाला। तो एक्चुअली में ये बोन मैरो के अंदर ही स्टेम सेल होता है जो इस दोनों को जनरेट करता है, दोनों को बनाता है। CMI causes graft rejection, एक मिनट, ग्राफ्ट रिजेक्शन। CMI जो होता है ना, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ये क्या करता है, आपके ग्राफ्ट रिजेक्शन। ग्राफ्ट मतलब क्या होता है, तो ग्राफ्ट मतलब होता है स्मॉल पोर्शन, स्मॉल ऑर्गेन या फिर पोर्शन जो हमारे बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया गया है, लगाया गया हो, उसे बोलते हैं ग्राफ्ट। जैसे बोलते हैं ना हम लोग टिश्यू ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग जिसे बोला जाता है। एक टिश्यू होता है, एक मीन्स प्लांट्स के केस में होता है कि ग्राफ्ट करने का मतलब क्या होता है, एक प्लांट्स को दूसरे प्लांट के साथ मिला देते हैं, मीन्स एक का सेल दूसरे के साथ मिला दिया, उसे ग्राफ्ट बोलते हैं। तो CMI सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है वो कारण बनता है ग्राफ्ट रिजेक्शन का। मीन्स अगर आपका बॉडी, सपोज करते हैं किडनी फेलियर हो गया, तो किडनी फेल हो गया तो उस किडनी को आपको ट्रांसप्लांट करना होगा, तो उसे बोलते हैं ग्राफ्ट करना। मीन्स किडनी को लगाना, या फिर कोई भी ऑर्गन से कुछ भी पोर्शन आपका डिस्ट्रॉय हो गया जिसे आप दूसरे ऑर्गन से, दूसरे बॉडी के, दूसरे ह्यूमन बॉडी से लेकर आप अपने बॉडी के अंदर लगाना चाह रहे हैं, दैट पोर्शन इज नोन एज ग्राफ्टिंग, ग्राफ्ट करना। तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होगा ना, ये क्या करेगा, ग्राफ्ट रिजेक्शन का सबसे बड़ा कारण बनता है। मीन्स अगर वो ट्रांसप्लांट के बाद, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो दूसरा किडनी लगा है, मीन्स ट्रांसप्लांट का मतलब ये होता है चेंजेस करना, रिप्लेस कर देना, तो किडनी जो नया वाला लगा है उसको क्या करेगा, ये ग्राफ्ट रिजेक्शन में मदद करेगा। मीन्स ग्राफ्ट रिजेक्शन करेगा, इससे ये पता चल जाएगा खुद के मैकेनिज्म से कि ये हमारे बॉडी का पोर्शन नहीं है, उसे वो क्या कर देगा, खत्म करना, डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा, और डिस्ट्रॉय करते हुए उसको पूरा कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर देगा। मीन्स समझिए कि वो कंप्लीट खत्म हो गया। तो अब ये कौन रिस्पॉन्स दिखा रहा है, ग्राफ्ट रिजेक्शन का रिस्पॉन्स कौन दिखा रहा है, तो वो है क्या, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स, जिसे बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। ओके, टी लिम्फोसाइट ये उस ग्राफ्ट रिजेक्शन को दिखा रहा है। अब आते हैं, और ये टी लिम्फोसाइट होगा कहाँ, तो ये टी लिम्फोसाइट होगा आपके सेल में होगा, सेल के अंदर टी लिम्फोसाइट होगा। बट एंटीबॉडी कहाँ होगा, तो एंटीबॉडी मीन्स ये बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट, एक होता है बी लिम्फोसाइट। जहाँ पे आपको लिखे टी लिम्फोसाइट मीन्स टी सेल और बी लिम्फोसाइट बी सेल, वो बनेगा बोन मैरो के अंदर। मगर ये एंटीबॉडी जो होगा ना, वो एंटीबॉडी कहाँ होगा, तो एंटीबॉडी आपको मिलेगा कहाँ, आपके प्लाज्मा में और लिम्फ के अंदर मिलेगा। और ये बी लिम्फोसाइट जो होगा ना, वो एक्चुअली में आपको कहाँ मिलेगा,
प्लाज्मा और ब्लड के अंदर, मींस ब्लड के अंदर बी लिम्फोसाइट मिलता है और सेल के अंदर आपको क्या मिलेगा, टी लिम्फोसाइट मिलेगा। तो एंटीबॉडी वाला जो पोर्शन है, एंटीबॉडी का रिस्पॉन्स जो दिखा रहा है वो कौन दिखा रहा है, तो बी लिम्फोसाइट दिखा रहा है, और ग्राफ्ट रिजेक्शन का जो पोर्शन दिखा रहा है वो कौन दिखा रहा है, तो टी लिम्फोसाइट दिखा रहा है। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। स्मॉल ऑर्गन, अब देखते हैं फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में क्या होता है कि आपको इम्यूनो सप्रेशर का दवा खाना पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि एक दवा आता है, बहुत सारा दवा है इम्यूनो सप्रेशर का, जो क्या करता है, इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से ये अपने सेल्स को और दूसरे सेल्स के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं पैदा कर पाता है, क्योंकि इसका सेंस खत्म हो गया है, सप्रेस कर दिया गया है, इसके सेंस को रोक दिया गया है, जिसकी वजह से ये दूसरे के सेल को भी मानने लगेगा कि हाँ ये हमारा ही सेल है। ओके, इसलिए इम्यूनो सप्रेशर का दवा दिया जाता है हमेशा। तो फिर अब ये देखिए कि जैसे ग्राफ्ट रिजेक्शन के से पहले, मीन्स कोई भी किडनी या कुछ भी आपको ट्रांसप्लांट करना हो, तो ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको एक टेस्ट से गुजरना पड़ेगा, जैसे बोला जाता है टिश्यू मैचिंग। आपको पहला क्या करना होगा, टिश्यू, डॉक्टर करते हैं ये, टिश्यू मैचिंग करेंगे, मीन्स टिश्यू को मैच करेंगे कि ये टिश्यू एक्चुअली में मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना मैच हो रहा है, कंप्लीट तो मैच होगा नहीं, कितना मैच हो रहा है, उसके बाद ही ये लगाएगा। अगर कंप्लीट मैच नहीं होगा तो इम्यूनो सप्रेशर से काम नहीं चलेगा, उसको फिर से डिस्ट्रॉय कर देगा। इसलिए, और हो सकता है कि इवन उस पेशेंट का डेथ भी हो जाए, तो कोशिश किया जाता है कि उसके बॉडी का जो भी पोर्शन है, उसका सेल जो है, टिश्यू जो है, वो मैच कर रहा है कि नहीं, जो डोनर है और रिसिपिएंट जो है, जो लेने वाला है और जो देने वाला है, दोनों के टिश्यू को मैचिंग किया जाता है। अगर कुछ पोर्शन, मीन्स मैक्सिमम पोर्शन मैचेज कर रहे हैं, तो फिर ट्रांसप्लांट के लिए एग्री कर दिया जाता है। नेक्स्ट में आते हैं, फिर क्या होता है, ब्लड का टेस्ट तो होगा ही। ब्लड का टेस्ट किया जाता है कि ये एक्चुअली में, ब्लड का टेस्ट के लिए क्या होगा, तो एंटीबॉडी और एंटीजन वाला टेस्ट होता है ब्लड के अंदर। जैसे RH फैक्टर होता है ना, ब्लड ग्रुपिंग, वो पोर्शन को पहले टेस्ट किया जाएगा कि ये एक्चुअली में मैचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये क्या हुआ, ये हुआ आपका क्या, ग्राफ्ट रिजेक्शन से पहले का टेस्ट। ये आपको डॉक्टर टेस्ट करेगा और पहले कंप्लीट वो टेस्ट करेगा बहुत तरह का, उसके बाद ही ये एग्री करेगा कि हाँ इसे ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। मीन्स ये होता है ना कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो होता है ना, वो सेल्फ सेल मीन्स सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ सेल, इस दोनों के बीच में डिफरेंशिएट पैदा करता है। इसे ही बोला जाता है एक्चुअली में सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल के बीच में डिफरेंशिएट पैदा करने वाला कौन है, तो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ओके, अब नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, तो IgG कैन पास थ्रू प्लासेंटा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज लिख दिए। तो आप उससे भी पहले आते हैं, तो एंटीबॉडी एक्चुअली में कितना तरह का होता है, तो एंटीबॉडी होगा आपके लिए GAMED, गेम्ड। 5 टाइप्स का एंटीबॉडी होता है, और एंटीबॉडी को दिखाते क्या चीज से है, तो IgG, इम्यूनोग्लोब्यूलिन, इससे दिखाया जाता है, डिनोट किया जाता है। और है कितना ये, तो 5 है। अब ये 5 का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है, उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया और इसका एक कोड भी आपको दे दूंगा। एंटीबॉडी जी, तो एंटीबॉडी जी में आते हैं, कैन पास थ्रू प्लासेंटा, ये प्लासेंटा से पास कर सकता है। मीन्स हमारे बॉडी के अंदर मदर से जो चाइल्ड के अंदर आता है प्लासेंटा के जरिए, तो वो कौन होता है, IgG। फिर आते हैं नेक्स्ट में IgA इज फाउंड इन सिक्रेशन लाइक सलाइवा, मिल्क, टीयर, ये सभी का जो भी बॉडी के अंदर का सिक्रेशन होता है, जैसे मिल्क भी सिक्रेट होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिल्क इज द टाइप ऑफ, या फिर इन मिल्क व्हाट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर फाउंड, तो दैट एंटीबॉडी इज IgA। टीयर के अंदर कौन सा पाया जाएगा, आंसू के अंदर, तो इसके अंदर भी IgA पाया जाएगा। और फिर सलाइवा के अंदर क्या चीज पाया जाएगा, तो इसके अंदर भी IgA पाया जाएगा। फिर स्वेट के अंदर क्या पाया जाएगा, तो स्वेट के अंदर भी क्या पाया जाएगा, IgA पाया जाएगा। तो जितना भी सिक्रेशन होता है ना, वो सभी के अंदर IgA पाया जाएगा।
IgM can अर्लीस्ट अराइव्ड एंटीबॉडी एट द साइट ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जब भी होगा तो सबसे पहले कौन आएगा, उस इन्फेक्शन के साइट पे सबसे पहले एंटीबॉडी आने वाला कौन सा एंटीबॉडी आएगा, तो IgM आएगा। ये IgM जस्ट लाइक अ मैसेंजर का काम करता है, जैसे इसे मैसेज मिलेगा फर्स्ट सबसे पहले वो पहुंचेगा और उसके बाद ये दूसरे को भी मैसेज देगा। तो IgM कहाँ पे आएगा, तो इन्फेक्शन के दौरान आएगा, ये इन्फेक्शन के यहाँ पर आएगा। फिर आते हैं तो IgE इज इंक्रीज इन एलर्जी। एलर्जी के कंडीशन में ये इंक्रीज कर जाता है, क्या चीज, IgE जो होगा वो एलर्जी के कंडीशन में, जब भी आपको एलर्जी हो जाए, सपोज करते हैं नॉर्मल कॉमन कोल्ड हो गया या फिर अस्थमा हो गया, तो वो सब कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, ज्यादा बढ़ा हुआ ई मिलेगा, बढ़ा हुआ एंटीजन ई। जैसे हम लोगों के बॉडी में जैसे इन्फेक्शन हो गया, स्किन इन्फेक्शन, तो IgE का टेस्ट कराया जाता है डॉक्टर के, डर्मेटोलॉजिस्ट के जरिए। ये डर्मेटोलॉजिस्ट जो होंगे डॉक्टर, वो IgE को टेस्ट करेंगे, वो पहले देखेंगे कि एक्चुअली में ये IgE कितना बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये इन्फेक्शन के दौरान बढ़ जाता है, एलर्जी के कंडीशन में बढ़ जाता है, तो एलर्जी के कंडीशन में बढ़ जाएगा। तो ये IgE जो होगा वो डर्मेटोलॉजिस्ट के जरिए टेस्ट करवाया जाता है कि इस बॉडी के, इस पेशेंट के अंदर जो भी स्किन प्रॉब्लम हुआ है वो एक्चुअली में किस वजह से हुआ है, ये एलर्जिक है या फिर कोई प्रॉब्लम की वजह से, कोई डिजीज की वजह से हुआ है। तो एलर्जिक कंडीशन का होगा अगर, तो उसे IgE बढ़ा हुआ दिखाई देगा, इंक्रीज किया हुआ दिखाई देगा, तो वो समझ लेगा ये एलर्जिक कंडीशन है, और एलर्जिक कंडीशन है तो उसका एलर्जी का दवा देगा, वो नॉर्मल हो जाएगा। फिर आते हैं IgD। IgD इज फाउंड इन बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होगा ना, बी लिम्फोसाइट, बी सेल, उसके अंदर ये IgD पाया जाएगा। बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट के बारे में आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा नेक्स्ट वीडियोज में, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग ले लेते हैं, सबसे पहले आपको कोड लिखना है GAMED, गेम्ड, उसके बाद PSEAL, ये आपको याद रखना है, ऐसे लिखिएगा क्या, गेम्ड, उसके बाद PSEL, पेसेल। जी क्या हुआ, प्लासेंटा से पास हो जाएगा। ए एलर्जी कंडीशन में ये क्या होगा, सॉरी एंटीबॉडी ए जो होगा वो सेक्रेशन के दौरान निकलेगा, और फिर एंटीबॉडी एम वो कब निकलेगा, एट द टाइम ऑफ अर्लीस्ट अराइवल ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जैसे पहले होगा, फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फेक्शन होगा, वहाँ पे सबसे पहला एंटीबॉडी निकलने वाला एम होगा। उसके बाद एलर्जी के कंडीशन में ई हो जाएगा, मीन्स ए से एलर्जी, ई से एंटीबॉडी, ई जो होगा वो एलर्जी के कंडीशन में बढ़ जाएगा, और डी जो है वो क्या है, बी लिम्फोसाइट के केस में इंक्रीज हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुत सारा पोर्शन देखें, क्या चीज़, तो ह्यूमोरल एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स, ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स क्या होता है, और सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है। एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी मतलब एंटीबॉडी जो होगा वो बी लिम्फोसाइट के जरिए मिलेगा आपको, इसको याद रखिएगा, ये किसके जरिए मिलेगा, तो बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट किसको देगा, एंटीबॉडी मेडिएटेड रिस्पॉन्स, और टी लिम्फोसाइट किसको देगा, सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को अराइव करेगा, मीन्स स्टार्ट करेगा। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने बहुत सारा पोर्शन कवर किया, बेसिक नॉलेज बहुत सारा था। अगले क्लास में आपको इससे भी और भी इंटरेस्टिंग पोर्शन कवर किया जाएगा, और फिर हम लोग फर्दर आगे की तरफ बढ़ेंगे, और कौन सा सेल है जो हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट को खा जाता है, फैगोसाइटिक सेल होता है उसे बोलते हैं, वो वाले रीजन को भी हम लोग कवर करेंगे, और कितने तरह का कौन सा एंटीबॉडी ज़्यादा सीक्रेट होता है और कौन सा ज़्यादा होता है, किस जगह पे क्या होता है, वो सारा तो अभी हम लोग सेट कर लिए, सारा चीज़ पढ़ लिए। उसके बाद और भी फर्दर हम लोग इसका रिस्पॉन्स पढ़ेंगे और अच्छे लेवल पे। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगले लेक्चर में, और वो लेक्चर हमारा होगा टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी के ऊपर, और बहुत ही सिंपल नोट्स और बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको फिर से प्रोवाइड करने वाला हूँ। थैंक यू।